अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ऑफ कोर्स हमारा स्पोर्ट्स फ्लोर में आज एजेंडा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज़ के स्क्वाड के जो अनाउंसमेंट हुई है 20 मेंबर, तो उसमें कौन है हिट, कौन है मिस, कौन है मिसिंग। ऑफ कोर्स जब सिलेक्शन होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं खुश और ऑफ कोर्स बहुत सारी कंप्लेंट्स भी सामने आती है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे व्हाट दे थिंक ऑफ दिस स्क्वाड, बट बिफोर दैट हमें बहुत सारी मुबारकबाद देनी है हमारे एथलीट हैदर अली को, जिन्हें टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्ट्री बनाई और पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए पैरालंपिक्स में जिन्हें गोल्ड मेडल हासिल किया। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, पाकिस्तान को इतना बड़ा एक हमने एजाज़ हासिल किया है कि पैरालंपिक्स में पहली मरतबा हमने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये डिस्कस थ्रो मुकाबला हुआ था जिसमें हैदर अली ने मेडल हासिल किया। पर लेट्स सी ये सफ़र कैसा रहा और व्हाट हैपेंड टुडे, ये रिपोर्ट में देखते हैं। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे, आए जो हम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। टोक्यो में जारी पैरालंपिक्स मुकाबले जिसमें शरीक पाकिस्तान के हैदर अली, जिन्होंने F37 डिस्कस थ्रो मुकाबले में हिस्सा लिया। हैदर अली ने तीसरी बारी में डिस्कस 47.84 मीटर दूर फेंकी। हैदर अली ने पांचवी बारी में वो कर दिखाया जो कोई दूसरा न कर पाया। हैदर ने डिस्कस 55.26 मीटर थ्रो की और पैरालंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। Fouled again in the sixth, so he only had 2 fair throws, and one of them earned him the gold medal. इससे पहले हैदर अली ने 2008 पैरालंपिक्स के लॉन्ग जंप इवेंट में सिल्वर और 2012 पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल यूक्रेन के मिकोला ज़िबायाक ने जीता, जिनकी थ्रो 52.43 मीटर रही, यानी हैदर से तकरीबन 3 मीटर कम। ब्राजील के जेट टिशेरिया ब्रॉन्ज मेडल के हकदार बने। क्या आपने भी गूज बम्स फील किए जब आपके मुल्क का झंडा इस तरह राइज करा और गोल्ड मेडल हासिल किया है हैदर अली ने? किसी ने पूछा कि उनको क्या डिसेबिलिटी है, तो आई थिंक मैंने बेस्ट आंसर दिया। आई सेड इट्स नॉट अ डिसेबिलिटी, वो डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंट एबिलिटी आपने देखी, एंड दैट्स हाउ यू वन द गोल्ड मेडल इन डिस्कस। ये याद रखें, ये टोक्यो पैरालंपिक्स में जिता है गोल्ड मेडल और ये पहली मरतबा है किसी एथलीट ने, पाकिस्तानी एथलीट ने गोल्ड मेडल हासिल किया पैरालंपिक्स में। एनीवे, congratulations हैदर अली और उनकी फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक। बट मूविंग ऑन, लेट्स जस्ट नाउ टॉक अबाउट क्रिकेट। lots of talk about that. हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं क्विकली इनको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, क्रिकेट के सिकंदर बट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लेडीज एंड जेंटलमैन। बट जस्ट बिफोर दैट हम थोड़ा सा एक स्क्वाड पे, एक फुल स्क्रीन पे आपको जल्दी से क्विकली दिखा देते हैं कि क्या है 20 मेंबर स्क्वाड। तो हम देख रहे हैं, इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, तो पाकिस्तान ने पिक किए हैं 4 अनकैप्ड प्लेयर्स फॉर ओडीआई। ठीक है, तो उसमें मोहम्मद आरिस हो गए हैं, मोहम्मद वसीम, शाहनवाज दहानी एंड जाहिद महमूद। और हम देख रहे हैं अब जीके के इफ्तिखार खुशदिल को उनको रिकॉल किया गया है, मगर जैसे सलमान आखद, सरफराज अहमद, सुहेब मकसूद, जो एक्चुअली इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ में टीम का हिस्सा थे या स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको नहीं बुलाए गए। दे हैव बीन ड्रॉप्ड। हारिस सोहेल तो आपको पता है कि उन्होंने खुद विड्रॉ कर दिया था उस टाइम सीरीज से, तो अभी तो उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है। सो लॉट्स ऑफ टॉक, तो आई थिंक लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू द कॉन्वर्जेशन एंड कमिंग टू यू सिक्को। आई थिंक बहुत सारी बातें हो रही हैं, कहाँ से शुरू करें, मगर आई थिंक जो सब अभी बात करें, जो ट्रेंड की बात करी है कि शान मसूद आपके स्टेबल प्लेयर है, 50 से ऊपर उनकी एवरेज है, वाई वॉज ही नॉट कॉल्ड फॉर योर ओडीआई स्क्वाड? फातिमा, सबसे पहले जैसे आपने हैदर अली को मुबारकबाद दी, मैं भी देना चाहता हूँ और मैं ये बात जरूर मेंशन करूंगा कि गुजरांवाला से बहुत ज़्यादा मेडल जीते जाते हैं। गुजरांवाला इज़ द सिटी वे, मतलब है कि जितने भी उससे पहले एक मलिक साहब थे, फिर रेसलर हमारे भट्ट हैं, फिर ये हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो गुजरांवाला को, बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम क्रिकेट की बात करते हैं और मैं जो आप शान मसूद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इमाम को रखा हुआ है ना ओपनर, तो अभी इमाम आए हुए हैं, तो शान मसूद को भी रखा जा सकता था, मगर इमाम को उन्होंने प्रेफर किया है इस पर। हमारी जो सिलेक्शन का मिजाज है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, कभी एक को रखते हैं, फिर 2 टूर उनको खिलाते हैं, फिर तीसरे को निकाल देते हैं। अब्दुल्ला शफीक किस मर्ज की दवाएं, वो एक मैच खेले हुए, सिर्फ एक मैच, मैं अब पीछे पड़ा हूँ और मैं भट्टी साहब से भी कहूँगा और दूसरे भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं कि जब पता तो लगाएं कि सिफारिश है कौन सी,
ये मतलब ऐसी सिफारिश है कि जिसमें उनको टीम में रखा जाता है, खिलाया नहीं जाता, उनको बचा के रखा जाता है। आखिर क्या वजह है? या तो उसको खिला के हमें दिखा तो दें कि वो है क्या, और वरना उसको घुमाते रहते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक है, उनकी जगह वो आ सकते थे शान मसूद, मगर उनकी मुझे लगता है कि ज़्यादा तगड़ी सिफारिश है तो वो वहाँ पे सेटल्ड हैं। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई बड़ी तब्दीली है। मैं शाहनवाज धानी की बात करूँगा, उनको नहीं खिलाया। जाहिद महमूद को बात करूँगा कि जब उन्होंने आज से जो आउट किए थे T20 के अंदर, उसके बाद उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, टेस्ट टीम में डाल दिया ताकि वो खेल ही ना सकें। तो ये चीज़ें मुझे सेलेक्टर्स की समझ में नहीं आती, और यही चीज़ें रमीज़ राजा ने जब वो चेयरमैन बनेंगे आके देखना है कि इनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बेसिकली व्हाट यू थिंक कि आप या तो एक को आके इनको समझाना चाहिए कि भाई हमारा प्लान ये है, और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है दैट्स व्हाट यू थिंक सिको, कि फिर कंसिस्टेंसी दिखाएं, फिर उनको खिलाते रहे थ्रू आउट। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब, ठीक है, सॉरी सिको, आई एम जस्ट आई कांट हियर यू, सो आई जस्ट मूव ऑन टू भट्टी साहब। भट्टी साहब, अब दूसरी बात जो ट्रेंड करी, हम सिर्फ पहले उन पे बातें करते हैं जो सब बातें करें, मोटी मोटी जो बातें सब चल रही हैं, हम उस पर बात करेंगे, फिर आगे जाके हम लोग रमीज़ राजा के चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। बट भट्टी साहब, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप एक प्लेयर की बात करो तो सब बातें करने लग जाते हैं कि आप एक कैंपेन चला रहे हैं, उन प्लेयर के फेवर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जहाँ नाइंसाफ़ी दिखेगी हम बात करेंगे। मैं सरफराज की बात कर रही हूँ कि एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट कि नाइंसाफ़ी है, सरफराज के साथ आपके कप्तान रह चुके हैं, आप उनको खिला नहीं रहे, चांस नहीं दे रहे प्रॉपर। अब उनकी जगह हमने देख रहे हैं कि विकेट कीपर जो है हारिस जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव थे वैसे पाकिस्तान कप में, उनको सिलेक्ट किया गया है। और जिस तरह वसीम कह रहे हैं कि हम लोग एक बैलेंस टीम बना रहे हैं, तो उस बैलेंस टीम में सरफराज नज़र नहीं आ रहे, क्यों साइड लाइन हो रहे हैं? इस पे आप लोग की पूरी फ्रेटर्निटी में क्या बातें हो रही हैं? देखिए फातिमा, कोई इस सिलेक्शन कमेटी की सिमत हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, सरफराज अहमद को आप नहीं खिलाना चाहते, पहली बात है कि एक ओडीआई आपने खिलाया है उसको पिछले 1.5-पौने 2 साल में। सरफराज को आप पूरा मौका देके ड्रॉप कर देते, लेकिन आप तो ग्रूम कर रहे थे रोहेल नजीर को। सडनली कहां से आ गए हारिस? हारिस के टैलेंट पे शक नहीं है, लेकिन मसला है कि सरफराज के बाद जो हम नंबर 3 विकेट कीपर पाकिस्तान का समझ रहे थे, और पीसीबी भी उसको प्रमोट करता रहा, टूर करवाता रहा, अंडर 19 टीम के कैप्टन थे रोहेल नजीर, अचानक वो गायब हो गए। देखें, इन्होंने जिस बंदे को टीम में लाना होता है, इनके पास बेतहाशा बहाने हैं। पाकिस्तान कप आज तो नहीं हुआ, पाकिस्तान कप के बाद बहुत सारी इंटरनेशनल सीरीज हुई, वहां तो आपने मोहम्मद हारिस को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। फिर अगेन जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि पाकिस्तान के तीसरे ओपनर हैं। तो अगर शान मसूद पाकिस्तान की इस 20 मेंबर स्क्वाड है, 20 मेंबर स्क्वाड में भी अगर आप शान मसूद को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में नहीं लेकर आते, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोहम्मद वसीम, मिसबाह-उल हक और बाबर आजम क्या सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर आप इफ्तिखार और खुशदिल के तरफ अगर आप रिवर्स गियर लगा रहे हैं, आप देखें 3 आपने राइट आर्म लेग स्पिनर खिला लिए, 3 हमने ओडीआईज खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। मेरे ख्याल में रमीज राजा ने बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, चेयरमैन ना होने के बावजूद उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया, 3-4 घंटे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, बाबर आजम से मिले, मोहम्मद वसीम से मिले। उसके बाद अगर ये सिलेक्शन कमेटी होगी रमीज राजा की, तो ठीक है। अभी तो रमीज राजा ने चूंकि ऑफिशियली टेक ओवर नहीं किया है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, लेकिन अगर ये सिलेक्शन कमेटी रही, इस तरह लड़कों को प्रमोट करते रहे, इस तरह लड़कों को इग्नोर करते रहे, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट हम रमीज राजा को दे दें कि चलें, आप फुली टेक ओवर कर लें, उसके बाद देखते हैं कि आप टीम को कहां लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा जस्ट कमिंग टू यू आलिया, अब जब बात होती है कि यंग प्लेयर्स को और हम लोग एक बैलेंस टीम बना रहे हैं, तो फिर मुझे वहाँ नज़र आते हैं इफ्तिखार अहमद, नॉट दैट यंग, ही इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, आपने उनको T20 ODI में देख लिया है, मगर ही इज़ गेटिंग अनदर चांस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वो आई थिंक मिसबा के तो फेवरेट हैं ही, मगर फिर वही बातें आ जाएंगी ना, आप फेवरेट को चांसेस दे रहे हो, ट्राइड एंड टेस्टेड वालों को चांसेस दे रहे हो। आई मीन मैं सोचिए वेयर इज़ कामरान गुलाम फॉर इंस्टेंस। देखिए, इफ्तिखार अहमद को जो ड्रॉप किया गया था ना, वो उनका ड्रॉप होना उस वक्त बनता ही नहीं था, क्योंकि उनकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बाय द वे उनकी ओडीआई में जो एवरेज है वो 50.33 की एवरेज है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम जब
सिलेक्शन इस बेस पे करते हैं कि लोगों को, पब्लिक को फलां प्लेयर पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह ड्रॉप कर दें, किसी और को डाल लें, और ये ना देखें कि किसकी परफॉर्मेंस कहाँ पर किस तरह है, तो जाहिर है कि कंफ्यूजन पैदा होती है। जिस तरह हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना फातिमा, वो जिस तरह से हमें वल्नरेबल नज़र आता है, उसमें इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है वनडे में। हमारा इशू पता क्या है कि हम कंफ्यूज करते हैं T20 को, और ये हमारे सिलेक्टर्स भी करते हैं। T20 में अच्छा नहीं खेल रहे, ODI से भी उसको ड्रॉप कर दो, ODI में अच्छा नहीं खेल रहे, टेस्ट से ड्रॉप कर दो। ये चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से पूरी कौम जो है वो कंफ्यूज रहती है कि फलां प्लेयर जो है वो क्यों पिक हुआ, फलां प्लेयर क्यों नहीं पिक हुआ। जब आप उनके उस जो मुतल्लिका उनके फॉर्मेट्स हैं उसमें आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सिलेक्शन ठीक थी। अब दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बहुत लकी भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फ़हीम अशरफ हैं, उनकी जो है वो 11 की एवरेज है बैटिंग में और 28 उनका हाईएस्ट है। 3 विकेटें उन्होंने ली हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ कि वर्ल्ड कप है, आपके रडार में है, आपने एक ऑलराउंडर को ग्रूम करना है, मगर देखिए एक तो होम सीरीज है, फिर न्यूजीलैंड की भी कोई बहुत टॉप के प्लेयर्स नहीं आ रहे। यहाँ पे अगर आप एक दूसरे लड़के को, चाहे वो हमाद हो, चाहे वो इमाद बट हो या आमिर यामीन हो, अगर आप उनको चांस देते हैं तो आपको एक प्लेयर को डेवलप करने का मौका मिलता है। ये तो ऑलरेडी आपके रडार में हैं प्लेयर्स ना, ये तो आपने लेके जाने ही हैं, तो एटलीस्ट आप दूसरे प्लेयर्स को अपने होम सीरीज में तो चांस दे सकते हैं ताकि आप उसका भी पोटेंशियल देख सकें। प्लस दूसरा एक बहुत बड़ा मसला है फातिमा, वो ये है कि हमारे ना जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज है ना, वो अब आप देखिए ना, अगर वो स्टेट बैंक का ग्राउंड है, छोटी वो बाउंड्रीज हैं, डेड पिचेस हैं, उन पे हमारे डोमेस्टिक में लोग हजारों रन बना लेते हैं, तो हम उसकी बेस पे भी नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ता है, आपको प्लेयर को इंटरनेशनल में एक दफ़ा डाल के देखना पड़ता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, ये कहाँ तक प्रेशर हैंडल कर सकता है, आया ये नेशनल टीम में खेलने के काबिल भी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के ही, और यकीनन उसके साथ साथ परफॉर्मेंसेस देख के ही सिलेक्शन होती है। ठीक है, हम लोग और चैलेंजेस और सिलेक्शन पे भी बात करेंगे, बट सिको एक एक सवाल होता है जब यू हैव प्रोविंशियल टीम के कोच हैं होते थे एंड देन ही बिकम्स अ चीफ सिलेक्टर, तो फिर आप इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि उनको फिर बाकी जो कोचेज़ हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक में इतना रह चुके हैं, उनको पता चल जाता है कि इस प्लेयर का ही नहीं। तो बहुत सारे व्हाट डू यू थिंक अबाउट खुशदिल शाह, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खुशदिल शाह का थोड़ा मशहूर है कि वो कुछ बॉलर्स के साथ बहुत अच्छा ही ओनली कैन प्ले अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स, वो हर किसी के साथ नहीं खेल सकते, उनको हेजिटेशन होती है। और अगेन विद दहानी की भी बात आ रही थी कि वो मना कर रहे थे कि मैं लॉन्गर स्पेल्स नहीं कराऊंगा, तो ये सब बातें तो उनको सुनने में आई होंगी ना। यार धानी अभी बने कहाँ हैं जो वो कहेंगे जी मैं लंबा स्पेल नहीं कर सकता। वही बात है ना कि उनको अजहर अली ने कह दिया कि जी शोएब अख्तर है, तो वो इस तरह की तो बातें एक नौजवान को कर रहा है। मैं हैरान हूँ। खैर नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान की विकेटें ऐसी हैं, जब से पाकिस्तान बना है, इन्हीं विकेटों पे सब बड़े बड़े प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से इन्हीं पिचेस की परफॉर्मेंस पे लोग सेलेक्ट होते रहे, मगर सिलेक्शन का म्यार अच्छा होना चाहिए। रमीज राजा ने भी कह दिया है कि जी सिलेक्टर की आंख अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्टर को अच्छी तरह लड़कों को पिक करना चाहिए। हम जो है इस वक्त लड़कों को सही पिक नहीं कर रहे। यही विकेटें रहेंगी, यही लोग रहेंगे और यही लड़के खेलते रहेंगे। हमें लड़कों को सही पिक करना है, दैट इज द पॉइंट। अगर हम वो नहीं कर सकते तो इट्स अ फेलियर। बट ऑफ कोर्स इसके साथ ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो नए हम लोग अनकैप्ड प्लेयर्स हैं या जिनमें हम पोटेंशियल देख रहे हैं, व्हाई वन दे ट्राइड अगेंस्ट जिम्बाब्वे फॉर इंस्टेंस। तो वील फाइंड आउट हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज की बात कर रहे हैं तो चीफ सेलेक्टर ने भी बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, स्पेशली बिकॉज ये दिस इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप जो 2023 में खेला जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक फॉर्मिडेबल और एक बड़ी बैलेंस टीम बनाए। तो ये उनके वर्ड्स हैं। अच्छा, साथ साथ बहुत सारे लोग हमसे अब ये भी पूछे थे कि ये जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन है हारिस, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, तो थोड़े से इनके स्टैट्स भी दिखाती थी बिफोर आई गो टू आवर गेस्ट। आपको ये बताएं कि बहुत इंप्रेसिव थे जी ये पाकिस्तान कप में। इन्होंने 289 रन बनाए 9 मैचेस में, और जो चैम्पियंस है खैबर पख्तूनख्वा उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और 41 का एवरेज है, एक सेंचुरी भी बनाई थी इन्होंने और 250s। ऑफ कोर्स रिजवान विल बी योर फर्स्ट चॉइस, मगर ये लोग चाह रहे हैं, जो माय चीफ सेलेक्टर ने बोला है कि इनको एक थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए इंटरनेशनल क्रिकेट का, सो दैट्स व्हाई दे गोइंग टू टेक अलोंग। ठीक है, एंड जस्ट ऑफ कोर्स वी कांट इग्नोर दैट, जो हमारी फर्स्ट चॉइस है मोहम्मद रिजवान विद स्टैट्स दैट, आई मीन अमेजिंग रन।
amazing records and stats. But let's just move on to our experts. सैयद याया हुसैनी ने भी ज्वाइन कर लिया, तो उनको भी वेलकम करेंगे. याया, आप लोग हमेशा बात कर रहे थे अभी नेगेटिव्स की कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट पॉजिटिव. जैसे हमारे लेग स्पिनर जायद महमूद है, मैं उनके लिए बहुत पर्टिकुलरली हैप्पी हूँ. उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर T20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 3 विकेट्स ली. इज अ शाइनिंग स्टार. उनकी इंक्लूजन एक पॉजिटिव है. जी फातिमा, बिल्कुल आप बिल्कुल उसी तरह हैप्पी हैं जिस तरह एक बच्चा उस स्कूल में जो है वो ये बताकर आता है, अम्मी मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है. नतीजे से पहले उसकी अम्मी को जो है खुशखबरी मिल जाती है कि बच्चे ने बहुत अच्छा पेपर दिया. तो आप सिर्फ जाहिद महमूद का टीम में नाम देखकर ही खुश हो गई हैं, लेकिन अभी आप शेयर कर रही थी हमारे साथ पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन टेस्ट टीम के रिजवान के स्टैट्स. आखिरी 10 मैचों में सिर्फ 150 है उनका, 171 रन है. और दूसरी तरफ आप जो हारिस की बात कर रही थी, नो डाउट उन्होंने 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी स्कोर किए हैं, बट यहाँ पर 350 से ज्यादा रन स्कोर किए थे नॉर्दर्न के रोहेल नजीम ने, जिनको इमर्जिंग कैटेगरी में अवार्ड मिला था. वो किधर गायब हो गए. अभी आप थोड़ी देर पहले पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम को दिखा रही थी, उन्होंने भी उतनी ही बात की है. जितनी मालूमात का अंदाजा और जितनी मालूमात का इजाफा जो है हमारी मालूमात में पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने किया है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ. न्यूजीलैंड की कौन सी टीम आ रही है, कौन सी टीम नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के साथ हम 3 एक रोजा मैचों की वनडे सीरीज खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप 2023 का इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो हम 3-0 से फिनिश करेंगे, चाहे उनके खिलाड़ी आते हैं या नहीं आते. जहां तक आप टीम की सिलेक्शन की बात कर रही हैं, बहुत सारे इफ एंड बट इस टीम में मौजूद हैं फातिमा, और आई डोंट थिंक सो कि आप इस टीम को मुस्तकबिल में भी कैरी करेंगे, बट हमारी बेस्ट विशेज इस टीम के साथ हैं. अच्छा ठीक है. सिक्कू, व्हाई डू यू थिंक याया सेइंग कि आप नहीं कैरी कर पाएंगे इसको? क्या इस ये इनकंसिस्टेंसी है? बिकॉज इंग्लैंड के खिलाफ आपने कुछ और किया, अब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो. इज दैट द इनकंसिस्टेंसी दैट यू सी? देखो याया जो बात कर कुछ सही कर रहा है. हम कुछ पिछले 1 साल से यही कर रहे हैं कि जो टीम के सिलेक्टर्स हैं, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, उनका मिजाज समझ में नहीं आ रहा. कभी वो किसी को डालते हैं, कभी किसी को डालते हैं, कभी किसी को डालते हैं. जाहिद महमूद को डाल दिया, कभी धानी को डाल दिया. मतलब वो कंफ्यूज हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि रमीज के आने के बाद ये कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं, कुछ एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, इनके किबले दुरुस्त हो जाए. मगर वरना तो ये तो कंफ्यूजन ही रहेगी हमेशा के लिए. देखिए सरफराज के लिए हम कब से कह रहे थे कि भाई अगर या तो खिलाओ बेचारे को, अगर वो कप्तान है आपका उसे पानी पिला दो, या फिर विकेट कीपर यंग विकेट कीपर लेके आओ. रोहेल नजीर है, आजम खान भी विकेट कीपिंग करता है, कहाँ वो फेवरेट था, वो बिल्कुल ही गायब होकर रह गया. आप उसको खिलाओ, किसी को तो खिलाओ. आप अगर नहीं खिलाना चाहते तो डोंट वेस्ट योर टाइम. तो हमें ये कहा गया था कंकशन रूल, जो मतलब है कि मैं तो जब भी सोचता हूँ उस कंकशन रूल के बारे में, तो यानी कि आप इंतजार कर रहे हैं कि रिजवान को खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, तौबा इस्तगफार के गेंद सर में लग जाए, वो कंकशन में चला जाए तो उसको खिलाएंगे. यार ऐसा नहीं होता, टीमें इस तरह नहीं बनती. तो आई होप कि रमीज के आने के बाद ये चीज़ें कुछ दुरुस्त हो जाएं. हमें अब्दुल्ला शफीक का भी पता लगाना है. मैं रमीज से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो प्रोग्राम सुन रहा है, हमें बताया जाए कि अब्दुल्ला शफीक किस मर्ज की दवा है, आखिर टीम के साथ घूम क्यों रहा है, उसकी जगह शान मसूद क्यों नहीं है. ठीक है. एंड भट्टी साहब, अब थोड़ा सा मुझे रोहिल नज़ीर का वैसे बताएं तो कि हुआ क्या, क्या उनको इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखी या व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि चांस तो सबको मिल रहे, तो व्हाई नॉट रोहिल नज़ीर? ये हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम चली है या बस ऐसी? देखिए फातिमा, प्रॉब्लम रोहिल नजीर के एंड से नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी के एंड से है. बिल्कुल सिकंदर बख्श साहब जो बात कर रहे हैं, टोटल कंफ्यूजन है. ये पाकिस्तान कब जो हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान कब आई एम सो सॉरी भट्टी साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा. हम लोग क्विक